रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में अहम खबरों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से मंसूर मुगीरी, मुल्तान से ज़हीर अब्बास और पेशावर से मुमताज़ बंगिश ने हमें ज्वाइन किया है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सिंध की, जहां महकमा तालीम की तबाहाली के बाद सिंध में तालीम के नेमुल बदल इदारे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के हालात भी बिगड़ गए हैं। सिंध में 2700 स्कूल चलाने वाले इदारे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि SEF का वजूद जो है 1992 में रखा गया था, जिसका मकसद दूर दराज के इलाकों में जहां सरकारी स्कूलों का वजूद ना हो वहां पर स्कूलों का जाल बिछाया जाए ताकि सिंध के रिमोट एरियाज और तरक्की से महरूम इलाके जो हैं वहां के बच्चे भी बुनियादी तालीम हासिल कर सकें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बच्चों को आला तालीम तो ना मिल सकी, मगर बहुत सारे लोगों के लिए ये इदारा कमाई का जरिया बन चुका है। जी हाँ, मजीद इस बारे में तफसीली गुफ्तगू करें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी से। मंसूर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी, तो फंड्स और बजट में क्यों इतना इजाफा किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, देखिए, जो आपने कहा कि अगर कारकर्दगी ठीक नहीं है तो उसके बजट में क्यों इजाफा किया जा रहा है। सिंध में ये सबसे बड़ा सवाल है, ये हर एक की ज़बान में यही सवाल है कि इदारों की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इसके बावजूद बजट में डबल ट्रिपल और उससे कई गुना ज़्यादा इजाफा किए जा रहे हैं। और ये कोई पहला इदारा नहीं है कि जिसके उस पर करें। आप हेल्थ सेक्टर में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनका हाल बुरा है, लेकिन उसके बावजूद आप उसके बजट देखें बढ़ाते जा रहे हैं। एजुकेशन का भी हाल बुरा है, अच्छा नहीं, लेकिन बजट बढ़ाते जा रहे हैं। तो एजुकेशन का मातहत इदारा ये, जिसका मकसद ही यही था कि एजुकेशन में जो खराबियां हो रही हैं, जो कंट्रोल चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इनको दें ताकि ये छोटे से फंक्शन के साथ अच्छा काम करके दिखाएं। बिल्कुल। स्टार्ट तो 1992 में लिया, अभी आप अंदाज़ा करें कि 32 साल हो गए। 32 साल, ये तकरीबन 1.5 जनरेशन हो चुकी है। 1.5 जनरेशन में हम देख रहे हैं कि हमें कोई बड़ी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही है। गुज़िश्ता साल, ये बजट है मेरे पास इसका, गुज़िश्ता साल जो 22-23 है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि 15 अरब 60 करोड़ था और 23-24 जो है उसमें 16 अरब 9 करोड़ की बजट थी। और ये जो आइंदा माली साल चल रहा है उसमें भी देख रहा हूँ 15 अरब 95 करोड़, मतलब 16 अरब रुपए रखे गए 2700 स्कूलों के लिए। हालांकि स्कूल इतने ज़्यादा नहीं है, इसके बावजूद भी बदकिस्मती से इनका हाल भी यही है जो एजुकेशन का है। और जो दूसरी बात आपने बताई कि जो दूर दराज इलाकों में एक स्कूल कायम होने थे, शहरों में कायम नहीं होने थे, ताकि दूर दराज में बच्चे स्कूल में जाएं, तालीम हासिल करें और अच्छे नंबरों में पास होके मुल्क के लिए अपना नाम रोशन करें। बिल्कुल ऐसे लेकिन क्वालिटी एजुकेशन तो बहुत दूर की बात। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कई सालों से स्कूल चलाने वाले जो लोग हैं उन्होंने समझो कि इनको कमाई का जरिया बनाया है। जिसके पास एक स्कूल था, अब उसके पास 5 हैं, 10 हैं, 15, इस तरह की कहानियां हमारे सामने आ रही हैं कि इन्होंने स्कूल ले लिया है, क्योंकि कम से कम फी बच्चे पे इन्होंने जो प्राइमरी लेवल पे जो पहली क्लास है या नर्सरी है 800 रुपये देते हैं फी बच्चा। अच्छा। तो हायर सेकेंडरी तक ये 2200 या 2500 रुपये तक फी बच्चा देते हैं। अच्छा। और स्कूल वालों को क्या चाहिए, बच्चे लेके आते हैं, एडमिट करते हैं, उनको तालीम किस तरह की दी जा रही है और उनका मयार क्या है, वो बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनमें क्वालिटी एजुकेशन की कमी क्यों है, या इस इदारे का मकसद क्या था। इस इदारे का मकसद भी क्या यही है कि जो जिस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। मैं जब देख रहा हूँ उनके फिगर, मुझे सोर्स ने बताया कि 32 सालों में 100 अरब रुपए से ज़ायद पैसे खर्च कर चुके हैं सिंध एजुकेशन फाउंड वाले, 100 अरब रुपए से ज़ायद, लेकिन नताइज तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, इसके साथ अभी जो हमें एक ऑडिट पैरा भी हाथ लगी है। ऑडिट पैरा में कहा गया है, क्योंकि ऑडिट वाले इनका रिकॉर्ड चेक करते, उन्होंने बताया कि जो पेमेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, बजाय कि जिस स्कूल के नाम से आपने जो स्कूल दिया उसके नाम से पैसे जाने चाहिए, वहाँ नहीं जा रहे। ये बता रहे हैं ना तो स्कूल की रजिस्ट्रेशन हमें दिखाई गई है, ना उनका कोई NTN नंबर दिखाया गया है, ना ही कोई और फॉर्मेलिटीज़ हैं वो दिखाई जा रहे हैं।
तो आडिट पेराज ये मेरे सामने है, संगीन किस्म के आडिट पेराज उन्होंने शो किए हैं। उन्होंने बताया एक साल में 8 अरब 53 करोड़ के उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए। 8 अरब 53 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम है, ये मजाक नहीं है। इतनी बड़ी रकम पे ऑडिट वालों ने, हाँ, और क्लियर लिख रहे हैं कि हमें जो है ये इतने पेमेंट कर दिया गया और स्कूल रजिस्टर्ड भी नहीं है। जब आपके पास स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपके पास स्कूल के जो चलाने वाले उनका एनटीएन नंबर नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है, तो आप उसको पेमेंट क्यों कर रहे हैं? आप इस तरह के एग्रीमेंट क्यों करते हैं जिसमें लूप होल्स हों? आप उनको कमाई का जरिया क्यों फराहम कर रहे हैं? तो इस तरह की ये चीजें हैं। मुगीरी साहब, जब इस महकमा तालीम की जो है वो आला इंतजामिया भी इस इदारे से खुश नहीं है, जबकि अगर बात करें वजीर तालीम की, वो भी इससे खुश नहीं है, तो फिर इतना बजट कैसे दिया जा रहा है? कौन दे रहा है इतना बजट इनको? देखें, कायम अली शाह साहब की बेटी थी मिस नाहिद शाह, वो जब एमडी बनी, क्योंकि वो सेक्रेटरी थी, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा, वो सेक्रेटरी एजुकेशन थी, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं साइड पे जाती हूँ, मैं एजुकेशन में काम करके दिखाती हूँ। वो चली गई। तो पहले बहुत कम बजट था इनका, 10, 15, 20 करोड़ और 50 करोड़ से उन्होंने एकदम से आते इनको जंप दिलाया। कायम अली शाह साहब को कहा कि हम सेफ के जरिए सिंध में एक अच्छा मयार लेके आ रहे हैं स्कूलों का, और जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे और जो गरीब लोग हैं अपने बच्चों को प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको हम सेफ के जरिए दे रहे हैं। तो नाहिद शाह साहब की नीयत बहुत अच्छी थी, उन्होंने काम किया। इस वजह से 7 अरब रुपए तक वो पहली बार जब बजट लिया गया तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में खुद हैरान थे। लेकिन सीएम साहब ने कहा कि देखें मेरी बेटी है और वो काम करना चाह रही है, और वाकई उसकी नीयत ठीक थी। उनको क्या पता मैं चली जाऊंगी उसके बाद बजट तो बढ़ता जाएगा और परफॉर्मेंस उसका कम से कम होता जाएगा। तो इसी तरह बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने बताया, मैंने स्कूल अथॉरिटीज़ के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं कई लोगों से बात की है, सब हंस के बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप खुद जाके चेक करें इनकी क्वालिटी एजुकेशन क्या है। वो यही कह रहे हैं कि कराची हैदराबाद में क्या तुक है, आप इनको स्कूल दे रहे हैं। आप जाए ना दूर दराज इलाकों में जहाँ पर सख्त ज़रूरत है, जहाँ वहाँ खोले वहाँ नहीं दे रहे। कराची, हैदराबाद और बड़े अर्बन सेंटर में इनके स्कूल हैं। अब पहले कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे था कि भाई शहरों में 1.5 किलोमीटर के फासले पर स्कूल होगा सरकारी, तो वहाँ ये नहीं खुलेगा। अब उसको भी कम करके 1 किलोमीटर कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, स्कूल ले सकें और वो अपनी कमाई का जरिया बना सकें। तो मुगीरी साहब, अगर हम अभी की बात करें तो सिंध में कितने स्कूल इस वक्त SCF के ज़ेर एहतमाम चल रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो है सिंध में 2700 स्कूल हैं जो वो चला रहे हैं। साथ में इनको अभी 338 स्कूल दिए गए थे दीगर नए, जो नॉन फंक्शनल थे, जो बहाल नहीं हो पा रहे थे। इन पर ट्रस्ट किया गया 2 साल पहले कि हाँ ये 338 स्कूल हैं, हमें ठीक करके दे। लेकिन बदकिस्मती से 130 मिलियन मतलब 13 करोड़ रुपए इनको मिले हैं 2 साल पहले। अभी तक कुछ पता नहीं है कि उन स्कूलों का क्या हुआ क्या नहीं है। जी मेरे पास फिगर है, 100 से मुझे मिला है। स्कूल जो है अब ये बताएंगे एमडी साहब से हम पूछेंगे। अगर आप लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया तो वो बताएंगे कि उनकी प्रोग्रेस क्या है अभी तक, क्या वजह। 5 सालों से काजी कबीर साहब अच्छा अफसर रहा है सिंध गवर्नमेंट में, रिटायर होने के बाद 5 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया वो चला रहे हैं इसको। अभी वही बताएंगे कि वो क्या उसकी परफॉर्मेंस है। वो तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, मेरी पहले भी बातचीत हुई थी, उनके पास अपने फिगर्स हैं। लेकिन जो स्कूल डिपार्टमेंट वाले हैं या दीगर जो महकमा तालीम से के तालीम से वाबस्ता लोग हैं, तालीमदान हैं, उनसे तनकीद कर रहे हैं, उनसे खुश नहीं है। हमने भी देखा है कि इनकी ये पॉलिसी ठीक नहीं है कि आप शहरों में इतना खर्च करें, स्कूल आप शहरों में खोलते जाएं। गवर्नमेंट के इतने स्कूल हैं शहरों में, प्राइवेट स्कूलों की बेअंतहा प्राइवेट स्कूल हैं। अगर आप 15-16 अरब रुपए खर्च करते आप इसलिए शहरों में, तो बेहतर नहीं है कि आप 15-16 अरब रुपए जो बड़े नामवर स्कूल हैं उनको दे दें, वो देहात में चले जाएं। उनकी कम से कम क्वालिटी एजुकेशन होगी, उनके बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, वो बहुत बड़े साइंसदान बन सकते हैं, फिलासफर बन सकते हैं, IT के एक्सपर्ट बन सकते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं। मुझे इन 32 सालों में कोई 10 ऐसे लड़के नहीं मिले हैं, 10 जिनके बारे में ये बता सके या स्कूल चलाने वाले बता सके। बिल्कुल मुगीरी साहब, इसीलिए हमने राब्ता किया है MD एजुकेशन फाउंडेशन से, कबीर काजी साहब से। कबीर काजी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। कबीर काजी साहब, ये बताइएगा कि SCF की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन दिखाई देते हैं?
एससीएफ की पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे लाइन पे लिया। एससीएफ की जो कारकर्दगी है वो उससे मैं इतना ही मुतमैन हूँ जितने कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स मुतमैन हैं। और जहाँ तक मैं उसको एज अ होल देखता हूँ तो 100% तो आप कभी भी किसी चीज़ से मुतमैन नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैं 80 से 90% के दरमियान मुतमैन हूँ, इस लिहाज से कि जितना हम उनको पर चाइल्ड हम उनको कॉस्ट देते हैं और जिन इलाकों में वो लोग काम कर रहे हैं, जिन चैलेंजेस को वो लोग फेस कर रहे हैं, जो डिफ़िकल्टीज वहाँ पर हैं जिसके सामने रखते हुए काम किया जाता है, तो वो यकीनन इत्मीनान का बायस है कि हम इतना कुछ उन बच्चों के लिए कर सकते हैं जो कि हम कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई बातें होती हैं, जब कोई ऑब्जर्वेशन दी जाती है, जैसे मैं अभी सुन रहा था हमारे कुलीग जो कुछ बातें कर रहे थे, ये इतना आसान नहीं है। अच्छा। अगर ये इतना ही आसान होता कि आप इन पैसों में ले जाके बीकन हाउस को आप कहें कि जाके थरपारकर में पढ़ा ले, तो मेरे ख्याल में किसी ने उनको मना नहीं किया हुआ। लेकिन बहुत सारे लेकिन कबीर काजी साहब, ये इदारा तो बनाया तो उन्हीं रिमोट एरियाज के लिए गया था जहां जो तरक्की याफ्ता नहीं है, ताकि वहां पर स्कूल बनाए जा सकें और उनको भी शहर के बच्चों की तरह तालीम दी जा सके। नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टैंडिंग है शायद कि उन्हीं इलाकों के लिए सिर्फ बनाया गया था। ऐसा नहीं है, ये पूरे सिंध के लिए बनाया गया था और ये पूरे सिंध में ही काम कर रहा है। ये जरूर है कि हम उन इलाकों को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन प्रायोरिटी तो वही इलाके थे ना। एक्सेस इतनी नहीं है। जी बिल्कुल, हमारी प्रायोरिटी वही है जो और हम उन्हीं इलाकों को प्रायोरिटी देते हैं। हमने अभी भी 80 स्कूल ऐसे, इस साल हमने सिर्फ 80 स्कूल खोले हैं, जिनमें से हमारे 30 स्कूल मीरपुर खास में हैं, 20 स्कूल उमरकोट के डेजर्ट एरिया में हैं और 50 स्कूल हमने कराची के दूर दराज इलाकों में खोले जहां पर के एजुकेशन बड़ी मुश्किल है। कभी आप जाके तो देखेंगे कराची के आसपास क्या हालात हैं, तो लिहाजा हम उन्हीं इलाकों में जाते हैं। हमने अभी रिसेंटली 120 नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खोले हैं जिनको के आगे हमने स्किल डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करना है और वो पूरे सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 2 से 3-4 सेंटर हमने हर डिस्ट्रिक्ट में खोले हैं। तो हम सबके लिए काम करने के लिए तैयार हैं और हमारा काम करने के तरीके को समझने की जरूरत है। देखें, हम किसी जगह पे नहीं जाते कि यहाँ स्कूल खोलो, हम तो एडवर्टाइज करते हैं जिसमें कि कम्युनिटी से प्रपोजल आता है कि जी मेरी कम्युनिटी में जरूरत है स्कूल खोलने की, और फिर हम उसको सपोर्ट करते हैं कि वो वहां पर स्कूल खोले। लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया है, उसके लिए भी कुछ चीजें हैं, एलिजिबिलिटी है, बाकी चीजें देखने के बाद हम वहां पे अलाउ करते हैं स्कूल खोलने को। लेकिन कबीर काजी साहब, देखा जाए तो महकमा तालीम की जो आला इंतजामिया है वो भी खुश दिखाई नहीं दे रही और वजीर तालीम भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं इसकी कारकर्दगी से। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। वजीर तालीम का हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट, वो इसीलिए हमारे दफ्तर में आते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, हमें अपने दफ्तर बुलाते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। जितने भी सिंध गवर्नमेंट के पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं उन सब का एजुकेशन फाउंडेशन उसका हिस्सा है। एजुकेशन पॉलिसी का हमें जितनी मुख्तलिफ कमेटीज बनी हुई है उन सबका एजुकेशन फाउंडेशन हिस्सा है। आप इससे अंदाजा लगा लेना कि सिंध गवर्नमेंट के अगर 50 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट हमें ओपन करे। हर साल हमारे बच्चे में इजाफा हो रहा है, हर साल हमारे गाँव में इजाफा हो रहा है, हर साल हमारे बच्चे में तादाद में इजाफा हो रहा है, स्कूलों में इजाफा हो रहा है। रिकग्निशन नॉट ओनली द नेशनल लेवल, इवन एट द इंटरनेशनल लेवल। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हमसे मुतमईन नहीं? बिल्कुल हमसे मुतमईन है वो। मुझे मुगीरी साहब, काजी साहब से सवाल पूछना था। काजी साहब से मुझे काजी साहब, ये सिर्फ स्कूल, इनके स्कूल ऑपरेटर्स को देना है या इनमें से क्वालिटी एजुकेशन भी लेकर आना है? हम तो देख रहे हैं 8-10 स्कूल लेके जो है ना वो साल में करोड़ों रुपए ले रहे हैं। मगर साहब, ये जो एक आपके जो परसेप्शन है ना, ये मैं इससे एग्री नहीं करता। हम किसी को ऐसे स्कूल नहीं दे देते कि 8-8 स्कूल दे दें, और क्वालिटी पे हमारा इस तरह से है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि जो हमारी एवरेज सब्सिडी है वो 1000 रुपये 1100 रुपये के करीब है। आप जिन स्कूलों की क्वालिटी की बात करें वहाँ पे जो पर चाइल्ड जो फी होती है वो 40-40 हज़ार रुपये फी है। एक तो वो बात ध्यान में रखें आप अपने। दूसरी बात आप ये रखें कि क्वालिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हम हर साल असेसमेंट करते हैं और ये असेसमेंट हमारी थर्ड पार्टी करती है। थर्ड पार्टी के असेसमेंट के रिजल्ट के ऊपर फिर हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं।
2 साल पहले हमें फील हुआ कि जो हमारी साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 32 साल हो गए। मुझे सुन ले, थोड़ा सुन ले, मुझे थोड़ा सुन ले, फिर उसके बाद सवाल करें। जी जी ठीक है। तो वो 2 साल पहले जब हमें फील हुआ कि साइंस और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट से बच्चे कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने 2 साल बच्चों को उस चीज के ऊपर फोकस किया है। और यही वजह है कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सखर IBA के रिजल्ट के मुताबिक हमारे बच्चों का एवरेज रिजल्ट जो है वो 50% है। आप मुझे बता सकते हैं कितने प्राइवेट स्कूल, ये चंद ऊपर वाले स्कूल छोड़ के बाकी कितने प्राइवेट स्कूल हैं जिनके बच्चे 50% रिजल्ट दे रहे हैं? यानी कि काजी साहब, आपके मुताबिक आप इन स्कूलों की तालीम जो है आपके नजदीक काबिल इत्मीनान है? जी, मैं ये नहीं कह रहा कि काबिल इत्मीनान है। मैंने पहले आपको ये बात की कि ये काबिल इत्मीनान, अगर आप सिटी स्कूल वालों को बुला के पूछ ले तो वो भी कहेंगे कि जी हम इस साथ बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स पे काम करें, हम इससे मुतमईन नहीं है। मुतमईन तो कभी भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, तो फिर इम्प्रूवमेंट का जो हो जाएगा। तो हम उसको बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, इसीलिए हम आगे इसको साथ टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। डिजिटल लर्निंग पे हम जा रहे हैं। 100 स्कूल हमने डिजिटल लर्निंग के माइक्रो स्कूल्स हमने पहले शुरू किए हैं। हमने 1000 क्लासरूम्स को हमने स्मार्ट क्लासरूम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हमने 1000 क्लासरूम्स में इस साल हमने LED प्रोवाइड कर दी। अब इंशाल्लाह ताला हम इसको टेक्नोलॉजी के साथ करके हम उस पर जा रहे हैं। तो जो कोशिशें हो सकती हैं विद इन द गिवन रिसोर्सेज, वो हम पूरी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। और हम मुतमईन हैं अपने पार्टनर्स के साथ। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जिसके साथ इस वक्त 292 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। हमारे साथ 1200 इंडिविजुअल पार्टनर्स काम कर रहे हैं। लेकिन काजी साहब, देखा जाए तो हमारी इतलात के मुताबिक, हमें जो इतलात मिली हैं, जो बजट दिया जाता है उतना बजट तो लगाया नहीं जाता, उसमें भी बहुत सी बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। फिर कैसे काबिल इत्मीनान होगा ये आपकी इतलात बिल्कुल गलत है। 100% आपकी। भाई साहब ऑडिट पेराज है, हमने नहीं बनाया, ये तो पाकिस्तान की रिपोर्ट में बताया गया है। जी, पहली बात ऑडिट पैरा नहीं है, ये अभी तक ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हैं। इनके ऊपर अभी तक DSC भी नहीं हुई है। और पेरा से ही तो बनते हैं ना, पहले ऑब्जर्वेशन आते हैं उसके बाद पेरा बनते हैं। और सर लेकिन हमारे साथ डिस्कशन ही नहीं हुआ ना। दूसरी बात यह है कि ऑडिट की इन बहुत सारी जो आप ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं, इन बहुत सारी ऑब्जर्वेशन में आप नीचे देखें तो उसमें सजेशन भी हुई हैं कि जी इस तरह से किया जाए। वो ये नहीं कह रहे कि गलत हो गया है हमारा। मैं आपको ये बताऊं, हम वाहिद ऑर्गेनाइजेशन में, हम सब सुन लें थोड़े, आपने सवाल क्या सुन लें, हम वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 3 लेवल पे हमारी कंप्लायंसेस होती हैं। एक हमारी इंटरनल ऑडिट होती है, उसके बाद हमारी थर्ड पार्टी ऑडिट होती है। थर्ड पार्टी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म करती हैं। उसके बाद स्टेट बैंक के अप्रूव जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो हमारी अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की ऑडिट होती है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। और फिर 100% पेमेंट हमारी थ्रू बैंक ट्रांजेक्शन होती है। ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे निजाम के बावजूद बेज़ाब्तियां हो रही हों? मैं ये मानता हूँ कि हर मत पर कोई ना कोई एक ऑब्जर्वेशन होगी, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन है जिसको हमें मौका मिलेगा और हम अपनी ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि ये एक ऑब्जर्वेशन है। मैं कल साहब से जी मुगीरी साहब थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ, मिस फरजाना मुझे थोड़ा टाइम जी बिल्कुल। काजी साहब, आपने कहा कि हमारे जैसा कोई भी इधर काम नहीं कर रहा। अखुवत फाउंडेशन की मिसाल है जिन्होंने NGV पे काम किया है। आपके बच्चे उनसे मुकाबला कर सकेंगे? जिंदगी ट्रस्ट से मुकाबला कर सकेंगे? अगर कर सकते हैं तो मुझे बताएं। आप 10 स्कूलों के नाम बता दें जिनके बच्चे इनसे मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, मैं इस बात से पहले मैंने आपसे एक बात कही कि आप हमारे रिसोर्सेज देखें और आप उनके रिसोर्सेज देखें, फिर आप बात करें। नंबर दो ये कि NJV स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को हम फंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उनसे मुकाबला करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूं कि वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि हम उन बच्चों को फंड कर रहे हैं। हम जो बच्चे वहां पे हॉस्टल में रह रहे हैं उनके हॉस्टल के अखराजात हम अदा करते हैं। तो इसलिए हम तो खुश हैं उसमें कि खाने। आप ये सर कि हमारे जितने भी स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम हैं, पब्लिक स्कूल है, NJV औरंगी पब्लिक स्कूल है, डॉक्टर AQ खान है, सखर IBA पब्लिक स्कूल है, आप ये देखें कि जितने भी हैं 7,000 में बच्चों की तादाद बढ़ रही है जो अप्लाई करते हैं। तो क्यों बढ़ रही है? अगर वहाँ नहीं है, अगर वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, अच्छी तालीम नहीं है, तो फिर क्यों तादाद बढ़ रही है? दूसरी मैं आपको ये बात बताता यही तो सवाल कर रहा हूँ भाई साहब कि आपने कहा कि आप जिंदगी ट्रस्ट वालों को देखें, आप TCF वालों को देखें कि
इनके यहाँ इतने अखराजात ठीक नहीं है, हो रहे हैं बिल्कुल जितने पैसे बिल्कुल आपको सरकार की आपका तरफ से मिल रहा है। मौकिफ ठीक है कबीर काजी साहब, आपका मौकिफ हमारे पास आ चुका है। एमडी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि आप अच्छी कारकर्दगी दे रहे हैं तो बहुत से जो स्कूल ऐसे हैं उनके अंदर बच्चे आ रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, परफॉर्मेंस अच्छी वो दे रहे हैं, वो खासे मुतमईन दिखाई दिए इस हवाले से। लेकिन अगर ऑडिट रिपोर्ट की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि ये अभी एक ऑब्जर्वेशन है, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है इसके हवाले से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। नाज़रीन, लेकिन इसका एहतसाब होना बहुत जरूरी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे मुल्तान की। तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 29 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की साल 2023 और 24 की ऑडिट रिपोर्ट ने मुबैना माली बेज़ाब्तियों की निशानदही कर दी है और गैर कानूनी तौर पर टेंडर्स अलॉट करके 6 करोड़ 82 लाख रुपए का नुकसान भी पहुंचाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कौमी खजाने को 18 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ है। नाज़रीन, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में फ्यूल और भर्तियों में बेज़ाब्तियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई, मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। ज़हीर, किस मद में ये जो बेज़ाब्तियां हैं वो सामने आई हैं, ये बताइएगा। जी फरजाना, पहले तो आपको मैं बताऊं कि ये एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें मजमूई तौर पर 29 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया है। जो निशानदेही की गई है इसमें ज़्यादा जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं वो फ्यूल की मद में हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का काम जो है वो फील्ड का काम है, सफाई सुथराई का काम है, मुल्तान शहर को साफ़ सुथरा रखना इनका काम है। तो साफ ज़ाहिर उसी हिसाब से गाड़ियों में फ्यूल भी इस्तेमाल होता है, तो यही सबसे आसान टारगेट भी इनका होता है कि यहाँ से पैसे जो है वो किसी तरह से खुर्द बुर्द किए जाएं। तो 18 करोड़ रुपए की मशकूक अदायगियाँ जो है वो फ्यूल की खरीदारी की मद में की गई है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ऑडिट जनरल जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इस पर स्पेशल नोट भी लिखे कि माजी में भी जब इनका ऑडिट किया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो करप्शन सामने आई वो फ्यूल की मद में हुई। जब इस हवाले से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया से बात की जाती है तो उनका ये कहना होता है कि हमने ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो लगाया हुआ, गाड़ियों की बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है, उसके अलावा गाड़ी कितना सफ़र करती है ये भी लॉग बुक पे लिखा जाता है। मगर जब उनसे इस हवाले से बात की जाती है तो वो यही बताते हैं कि हमारा जो सिस्टम ख़राब हो गया, 1 साल से ख़राब पड़ा है। और उन्होंने जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, जो ऑडिट टीम है, उसको भी ये जवाब दिया है कि हमारा जो सिस्टम था उस वक्त ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से चेक एंड बैलेंस उस दौरान नहीं हुआ। इसी तरह अगर मजीद बेज़ाब्तियों की बात की जाए तो 2 करोड़ रुपए से जायद की जो है वो थर्ड पार्टी वर्कर को गैर कानूनी तौर पर अदायगियाँ की गई। इसी तरह अगर बात की जाए टेंडर अलाटमेंट की, तो जब भी कोई टेंडर होता है तो उसमें कोशिश यही की जाती है कि मुकाबले पे वो टेंडर अलाट किया जाए ताकि कौमी खजाने को कुछ ना कुछ बचत हो। तो उसमें सबसे कम रेट देने वाले जो ठेकेदार होता है उसको टेंडर अलाट कर दिया जाता है। मगर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने गुज़श्ता कई सालों से यही वतीरा बना रखा है कि जो सबसे ज़्यादा हाई रेट होता है, जो पसंदीदा फर्म होती है, उसको टेंडर जो है वो जारी कर दिया जाता है। बिल्कुल ज़हीर, यही बात मैं आपसे कहने लगी थी कि हमने देखा है कि गैर कानूनी तौर पर टेंडर्स अलॉट किए गए हैं, तो क्या टेंडर्स के इजरा से कबल कोई स्क्रूटनी नहीं होती है? जी, इनकी एक प्रोक्योरमेंट कमेटी जो है उसकी तश्कील होती है, उस कमेटी ने सारा मामला देखना होता है। मगर जो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इंतजामिया है उन्होंने उस प्रोक्योर कमेटी की तश्कील तो कर दी, मगर जो जितनी भी ये प्रोक्योरमेंट होती है, ये जितने भी टेंडर अलाट होते हैं, तो उसमें उस कमेटी का कोई किरदार नहीं होता। इस वाले से जब भी उनसे मौक़िफ़ लेने की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमारा अपना एक शोबा मौजूद है प्रोक्योरमेंट का, जो ये सारे मामलात को देखता है, तमाम तर मामलात की स्क्रूटनी करता है। मगर बाद में बात ये सामने आती है कि जो पसंदीदा फर्म है उसको ज़्यादातर ठेके जो वो दिए जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ से उन्हें भारी कमीशन जो है वो भी मुबैना तौर पर वसूल होता है। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि इसमें 5 करोड़ से ज़ायद के जो ठेके हैं वो जो कंपनी अफरान थे उनके करीबी अजीज़ों ने फर्म बनाई हुई हैं, उनको अलाट किए गए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से मुल्की ख़जाने को लूटा जा रहा है। जो मुल्की ख़जाने में पैसा है उसको किस तरह से बेदर्दी से ठेकेदारों को जो है वो अदायगियाँ की जा रही हैं।
अच्छा ज़हीर, हमने ये भी देखा है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो मशीनरी किराए पर लेती है, तो क्या वेस्ट मैनेजमेंट के पास अपनी मशीनरी नहीं है जो उन्हें किराए पर लेनी पड़ती है? जी देखिए कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जो मशीनरी खरीदी थी आखिरी दफ़ा, वो अभी थोड़ा सा पहले खरीदी। तकरीबन इसको 5 से 6 महीने हुए हैं कि इन्होंने नई मशीनरी 50 करोड़ रुपए मालियत की खरीदी। इससे पहले इनके पास अपनी ज़ाती मशीनरी ज़्यादातर ख़राब पड़ी हुई थी। उस ख़राब मशीनरी की मुरम्मत के नाम पर भी करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों के इंकशाफ होते रहे, जिसके बाद एंटी करप्शन वो जो पैसे दिए जाते थे मशीनरीज की देखभाल के लिए या उनकी मेंटेनेंस के लिए, तो क्या उनका कोई एहतसाब नहीं होता था कि भाई पैसे दिए थे, मशीनरी ठीक क्यों नहीं हुई, फिर किराए पे क्यों ली गई? जी वही आपको बताने लगा हूं कि जब मशीनरी ठीक होती है तो ये जो कोटेशन सामने ले आते हैं कि हमें जो है वो ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत है, हमारे पास मतलूबा मशीनरी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जब भी ईद उल अज़हा का मौका आता था तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी किराए पर मशीनरी हासिल करती थी। उसमें भी बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द होती थी। साल 2023-24 की जो ऑर्डर रिपोर्ट है, इसमें भी 2 करोड़ 86 लाख रुपए जो है वो इस तरह से ज़ाया किए गए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए मादी की, तो मादी में भी यही कुछ होता रहा है। अब जो नई मशीनरी खरीदी गई है, इस वाले से भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इसमें भी बड़े पैमाने पर बेदाबियों का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में बड़े खौफनाक जो है वो इंकशाफात किए गए। उसमें बताया गया है कि जो मशीनरी खरीदी गई है, ये सी ग्रेड जो कंपनी थी, सी ग्रेड जो फर्म थी, उसको जो है वो सारा ठेका अलाट किया गया, उसी ने खरीद कर दी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नाकस चीज़ें थी वो कंटेनर नाकस जो है उनका नाकस मटेरियल था। इसी तरह जो हथेड़ियाँ होती हैं जो कि बुनियादी यानी कि जुज़्व होता है सफाई ऑपरेशन का, कि जितने भी सैनिटरी वर्कर होते हैं वो हथेड़ियों की मदद से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उन्हें जो है वो डंपिंग पॉइंट पर जो है वो ले जाया जाता है। तो हथेड़ियाँ जो इंतहाई नाकस हैं, उनकी चादरें जो है बिल्कुल कमज़ोर हैं। इसी तरह उसमें पैंदे में एक सुराख होता है कि जंग से बचाया जा सके, क्योंकि लोहा होता है तो लोहे को जंग से बचाया जाए, तो पैंदों में सुराख तक मौजूद नहीं है। इस तरह की जो है वो निशानदेही की गई है स्पेशल ब्रांच की तरफ से। उन्होंने तमाम तर जो रिपोर्ट मुरतब करके वो पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक अनकरीब हो सकता है कि नई मशीनरी में खरीदारी में जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उस पर भी एंटी करप्शन में कोई इंक्वायरी जो है वो शुरू हो जाए। पहले की अगर बात की जाए तो पहले से 2 इंक्वायरियां जो है वो एंटी करप्शन में भी ज़ेरे इल्तवा है। एक गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से है कि कुछ अफसरान की कुछ अरसा पहले बिल्कुल ज़हीर, यही बात मैं आपसे करने लगी थी कि एक तरफ तो ये माली बेज़ाब्तियां हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भर्तियों में भी काफ़ी बेज़ाब्तियां की गई हैं। जी बिल्कुल, उसी तरफ मैं आ रहा था कि पहले जो अफसर भर्ती किए गए थे उन पे भी शुकूक शुबात का इज़हार किया गया, उनके खिलाफ एंटी करप्शन में जो है वो इंक्वायरी चल रही है। तमाम रिकॉर्ड जो एंटी करप्शन हुकाम ने गुज़श्ता दिनों छापा मारा था मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर पर, वहाँ से मुतलका रिकॉर्ड उन्होंने हासिल कर लिया था। दूसरा जो मामला है वो फ्यूल की खरीदारी में खुर्द-बुर्द और जो मुरम्मती काम है उसमें 3 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों पर एंटी करप्शन में एक इंक्वायरी जो है वो ज़ेरे इल्तवा है। तो इन दोनों इंक्वायरियों से जो मुतलका रिकॉर्ड है इस इंक्वायरी को आगे बढ़ाने के लिए वो भी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से हासिल कर लिया गया। उसकी रोशनी में एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि इस तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। माजी की अगर बात की जाए तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 2019 में जो इसका फोरेंसिक ऑडिट हुआ था उसमें 92 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई थी। तमाम तर बेज़ाब्तियों के रिकॉर्ड जो हैं वो 2019 में मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में टूटे थे, जिसके बाद जो उस वक्त के MD थे उनको नौकरी से भी हाथ धोने पड़े थे। इसी तरह जो वर्कशॉप के मैनेजर थे उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में मुबैना तौर पर करप्शन साबित होने के बाद उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया था। अब देखा जाए तो 2 बड़े अफसरान जो है वो नौकरी से भी हाथ धो बैठे थे। उसके बाद चाहिए तो ये था कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में शफाफियत आ जाती, अफसरान उनका कोई सबक सीखते कि उनके साथ क्या रवैया रखा गया, किस तरह से उन्हें नौकरी से। लेकिन ये बेज़ाब्तियां तो पहले भी सामने आई थी ज़हीर, इससे पहले भी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट में बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, उस पर कोई कार्रवाई हुई थी? जी वही आपको बता रहा हूं कि एक इनके जो साबिक MD इमरान नूर थे उनको नौकरी से बरतरफ किया गया। मैनेजर जो वर्कशॉप थे निसार सलाउद्दीन उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। इसी तरह जो इनके सीनियर मैनेजर ऑपरेशन थे उनका भी तबादला हो गया था। उसके बाद दीगर जो छोटे मोटे जिसमें कुछ ड्राइवर भी उसमें मुआवनत करते थे। साफ ज़ाहिर फ्यूल का ज़्यादा खर्चा है, ज़्यादा जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो फ्यूल की मद में होती हैं।
जो मशीनरी ख़राब हो जाती है उसकी मेंटेनेंस, उसकी जो मरम्मत है, उसके नाम पर जो बारी बिल क्लियर किए जाते हैं तो उसमें तमाम तर अमला जो है वो मुलव्वस होता है। साफ है ड्राइवर की मर्जी के बगैर, उसके बाद जितने भी असिस्टेंट मैनेजर हैं या डिप्टी मैनेजर हैं या मैनेजर हैं, तमाम एक नेटवर्क बना हुआ है जो कि ये तमाम तर बेज़ाब्तियों में मुलव्वस होते हैं। जो हिस्सा उनको बकदरे जुस्सा वाली बात है कि जो जितना बड़ा अफसर है उसको उतना ज़्यादा हिस्सा जो है मुबैना तौर पर वो दिया जाता है। यही वजह है कि ऊपर से नीचे तक जो है वो तमाम अमला जो है वो फ्यूल की मद में, मशीनरी की मरम्मत की मद में, दीगर जो लेकिन ज़हीर क्या फायदा हुआ उस कार्रवाई का जबकि बेज़ाब्तियात को अब भी हो रही हैं, वो तो पहले से ज्यादा होना शुरू हो गई हैं। अजी इसमें आप देखें कि तहकीकाती इदारे हमारे जो उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। एंटी करप्शन में गुज़श्ता 3 से 4 साल से जो है ये 2 इंक्वायरियाँ जो ज़ेरे इल्तवा इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। होता क्या है कि वो जो जिन अफसरान पर इल्ज़ाम होता है उनको तलब करते हैं, उनसे मुतल्लिका रिकॉर्ड जो वो मांगा जाता है। अगर वो रिकॉर्ड नहीं देते तो उसके बाद मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर छापा मारा जाता है, वहाँ से मुतल्लिका रिकॉर्ड जो हासिल कर लिया जाता है। जब भी एंटी करप्शन हुकाम से बात की जाती है तो वो कहते हैं जी हम तमाम रिकॉर्ड जिसका जायज़ा ले रहे हैं, जायजे के बाद उस की रोशनी में आगे जो है तहकीकात को बढ़ाया जाएगा, इंक्वायरी का कोई जो है फैसला होगा। लेकिन अभी तक हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से अभी तक इस इंक्वायरी का कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरी जानब जो मुद्दई है, मुद्दई ने भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि एंटी करप्शन जो है और जो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो अफसरान हैं ये आपस में मिले हुए हैं। इस हवाले से जब मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान से बात की जाती है तो वो यही कहते हैं कि हमारा केस जो है वो ज़ेरे इल्तवा है, जो भी फैसला आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल उस फैसले का इंतजार किया जा रहा है। नाज़रीन, मुल्तान मैनेजमेंट में बहुत सी बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। ये सिर्फ माली बेज़ाब्तियां नहीं है, भर्तियों के हवाले से भी बेजा बेज़ाब्तियां की गई हैं। कार्रवाई की जाती है लेकिन उसका कोई भी नतीजा सामने नहीं आता है, जबकि इसका नतीजा सामने आना चाहिए ताकि उसका फायदा हो सके हमें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स की। तो ये एक ऐसा अस्पताल है जहां बड़े पैमाने पर बेकायदगियां होती रही हैं, मगर शाज़ो नादर ही इसका नोटिस लिया जाता है। अक्सर औकात जब तकर्रियां होती हैं तो सियासतदानों के साथ मिलकर मनपसंद अफराद की तैनातियां होती हैं और मेरिट की पामाली की गई। नाज़रीन, हाल ही में कुछ अर्सा पहले अस्पताल डायरेक्टर और मेडिकल डायरेक्टर की तैनातियां हुई तो उस पर भी उंगलियां उठाई गई। इस स्टोरी पर हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश ने काफ़ी काम किया है, उनसे इस बात लेते हैं। मुमताज़, ये बताइएगा कि अस्पताल डायरेक्टर और मेडिकल डायरेक्टर की तैनाती का मामला आखिर है क्या? शुक्रिया फरजाना। दरअसल हुआ ये है कि हाल ही में जब नया बोर्ड ऑफ गवर्नर वजूद में आया तो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से एक इश्तिहार दिया गया जिसमें यह कहा गया कि जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं और जो अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर हैं उनकी तैनाती की जाएगी और बाकायदा तौर पे जो अहल अफराद थे उनसे दरख्वास्तें भी तलब की गई। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ दीगर ओहदों पर भी तैनाती की दी दरख्वास्तें मांगी गई और कहा यह जा रहा है कि उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में इस वक्त जितनी लोगों की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा लोगों की तैनाती का प्रोग्राम बनाया गया। लेकिन अगरचे उस पर तैनाती नहीं हुई है, लेकिन ये जो 2 ओहदे हैं मेडिकल डायरेक्टर और अस्पताल डायरेक्टर, इसमें तैनातियाँ की गई हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि ये जो मेडिकल डायरेक्टर हैं उनकी तैनाती में कुछ बेकायदगियाँ हुई हैं। उसके लिए कई लोगों ने अप्लाई की थी और बहुत सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट करके बुलाया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि उन्हें शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया गया, यानी वो इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू में शामिल ही नहीं हो सके। तो जो लोग शॉर्टलिस्ट किए गए थे इनमें जो मौजूदा डायरेक्टर हॉस्पिटल हैं उसको शामिल किया गया था और उसी ही को लिया गया। अब जो मौजूदा हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं उसका ताल्लुक जो है वो ज़िला करक से है और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन हैं डॉक्टर अरशद जावेद, उनका ताल्लुक भी करक ही से है। अच्छा। तो यूँ इसलिए भी ये इतराज़ात उठाए जाते रहे हैं कि ये इनकी तैनाती में शायद इस किस्म की बेकायदगियाँ भी हुई हैं कि वो उनके इलाके से ताल्लुक़ रखता था। और फिर दूसरी बात यह है कि उनकी जो पास हिस्ट्री है, जो मौजूदा हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं उस पर भी काफ़ी इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं। वो माजी में बनू में गुलनवाज हॉस्पिटल में, खलीफा गुलनवाज हॉस्पिटल में वो काम कर रहे थे, तो उस वक्त भी कई
इल्ज़ामात लगाए गए उन पर, कई जो वहाँ यहाँ तक कि वहाँ जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के एक मेंबर थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पे बोर्ड ऑफ गवर्नर को ये ख़त भेजा था और उनको ये आगाह किया था कि चूँकि उस वक्त जो मौजूदा जो अभी एमएमसी के हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं उनके बारे में ये बताया गया था कि वो जब इस अस्पताल में मुलाजमत कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है और जो वहाँ की अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं उनसे छुपाए थे। अब उसी डॉक्टर को मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में एक बार फिर अहम ओहदे जिसको हॉस्पिटल डायरेक्टर कहा जाता है उस पर तैनात किया गया है। तो इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि अगर वो वहाँ के लिए नाअहल थे और या वहाँ उनको नहीं रखा जा सका मज़ीद तो यहाँ उसकी तैनाती क्यों की गई। हालांकि ये किसी और सूबे में नहीं बल्कि किसी और महकमे में नहीं बल्कि इसकी महकमा सेहत के मुलाजिम थे और बनू में काम कर रहे थे। तो ये चंद एक चीज़ें हैं कि जो उस पर उंगलियां उठ रही हैं और न सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इसी अस्पताल में बिल्कुल मुमताज, देखा जाए तो अस्पताल में अस्पताल डायरेक्टर और मेडिकल डायरेक्टर की तैनाती शफाफ तरीके से नहीं हुई है, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो ये भी शिकायत की गई थी कि अस्पताल में 500 के करीब मुलाजमीन भर्ती किए जा रहे हैं। तो क्या वाकई अस्पताल को इतने मुलाजमीन की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स है उसमें इसके अपने अमले की जो तादाद है वो 1500 से ज़ायद नहीं। गो ये कहा जा रहा है कि चूँकि बड़े पैमाने पर चूँकि वहाँ पे मुलाजमतों पे पाबंदी थी तो तैनातियाँ नहीं हो सकी थी और ये पाइलअप होती रही असामियाँ और अब मिल के उन पे तैनाती होनी है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जो 500 असामियाँ हैं 500 असामियों पे न तो तैनाती हो सकती है और ना वो करेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर तैनाती हो रही है। अस्पताल इंतज़ामिया का तो मौक़िफ़ ये है कि जो अहम ओहदे हैं जिस तरह डेमॉन्स्ट्रेटर हो गया जिसकी मेडिकल कॉलेज में जिसका होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज में डेमॉन्स्ट्रेटर ना हो तो वहाँ पे जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है उनकी जानिब से उनकी इवन रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाती है। तो वो तो समझ में आती है, ज़ाहिर है उन पे तो तैनाती इसलिए भी ज़रूरी है कि मेडिकल काउंसिल जो है ये उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके अलावा जो छोटे ओहदों पर और जो लोअर लेवल पे जो बड़े पैमाने पर तैनाती है उसकी समझ इसलिए भी बालातर है कि अगर अभी तक उस पर काम चल रहा था तो अक्सर तो गवर्नमेंट इदारों में भी देखा जा रहा है कि जब कोई असामी साल या 2 साल के लिए खाली रहती है तो उसे अमूमन एबॉलिश कर दिया जाता है और उस असामी पे फिर भर्तियां नहीं होती। तो ये सूरत हाल एक खुद मुख्तार इदारे में जो कि MIIT हॉस्पिटल है मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इसमें भी होना चाहिए कि जिन असामियों पर सालों साल से अगर भर्तियां नहीं की गई तो अब भी उस पर भर्तियों की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो इंतज़ामिया से बात हुई उनका कहना यह था कि नहीं इतने बड़े पैमाने पर तो जो असामियाँ हैं वो नहीं है, लेकिन भर्तियाँ ज़रूर की जा रही हैं और उसके लिए इश्तिहार भी दिया गया है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि निगरान हुकूमत के दौर में भी ऐसा ही एक इश्तिहार आया था जिस पर बाद में पाबंदी लगा दी गई थी और उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया था। अब वही इश्तिहार जो है वो दोबारा रिपीट कर दिया गया है और उनसे लोगों से दरख्वास्तें मांगी गई हैं। इनमें से जो 2 अहम ओहदे हैं, जो हॉस्पिटल डायरेक्टर है और जो मेडिकल डायरेक्टर है, इन पर तैनाती बाकायदा तौर पे हो भी गई है। मेडिकल की डायरेक्टर की जो असामी थी वो तो 2 साल से खाली थी, उस पर तैनाती होनी थी, लेकिन जो हॉस्पिटल डायरेक्टर की तैनाती थी वो हॉस्पिटल डायरेक्टर से पहले मौजूद था और उनकी चूँकि मुद्दत मुलाजिमत जो थी वो ख़त्म हो गई थी तो अब इस पर तैनाती तो होनी थी। लेकिन चूंकि ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स ने वहाँ पे अप्लाई किया था इस ओहदे के लिए। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि जब मेडिकल डायरेक्टर और अस्पताल डायरेक्टर की तैनाती हो रही थी तो बड़ी तादाद में लोगों ने दरख्वास्तें दी थी, चंद एक को बुलाया गया था, दीगर को इत्तला तक नहीं दी गई थी। तो क्या वो इस पोस्ट के अहल नहीं थे कि उन्हें इत्तला ही नहीं दी गई? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जो हॉस्पिटल डायरेक्टर की जो असामी थी उसके लिए जब दरख्वास्तें मांगी गई तो 30 के करीब जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने इसके लिए बाकायदा तौर पे अप्लाई किया है और उन्होंने अपनी दरख्वास्तें उसके लिए जमा की हैं।
और उसमें 15 जो कैंडिडेट्स थे उनको नाअहल करार दिया गया और ये भी उनको ये नहीं बताया गया कि उनकी नाअहली की वजह क्या है, वो इसके लिए क्वालिफाई क्यों नहीं करते। उसके लिए जो क्राइटेरिया सेट किया गया था उस क्राइटेरिया के मुताबिक ही इन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। 15 ऐसे उम्मीदवार थे कि जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया और उन्हीं को बुलाया गया और इसमें मौजूदा जो लोग अपॉइंट हुए हैं वो भी उसमें शामिल थे। तो इसलिए भी ये मामला जो काबिल एतराज़ है वो ये है कि अगर कोई इस असामी के अहल नहीं था तो या तो उनको बुला के कहना चाहिए था कि वो क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते और वो ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, और फिर शॉर्टलिस्टिंग की भी कोई तरीकाकार होना चाहिए। मसला ये था कि जो सिलेक्शन कमेटी मुमताज हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त डॉक्टर अरशद जावेद मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन भी हैं। इस बारे में हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है और कितनी नहीं है। बहुत शुक्रिया अरशद जावेद साहब। अरशद जावेद साहब, ये बताइएगा कि जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई आखिरी वक्त तक उसके मेंबरान का किसी को इल्म नहीं था, ये सिलेक्शन कमेटी को क्यों खुफिया रखा गया? पब्लिक को इंटरव्यू से पहले इसलिए नहीं बताया गया कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स पर कैंडिडेट्स की तरफ से कोई प्रेशर ना हो, कोई सिफारिशें ना हो, जो कि हमारे यहाँ आम चीज़ समझी जाती है। अदरवाइज़ जितने भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ थी सिलेक्शन कमेटीज़ के सिलसिले में उन पर अमल किया गया। ठीक है अरशद जावेद साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल डायरेक्टर लिए गए, जो आपके दौर में तैनाती हुई, उसमें एक ऐसे शख्स को भी तैनात किया गया जिसको माजी में एक इदारे से कंपल्सरी रिटायरमेंट दी गई थी और उसके ऑर्डर में ये लिखा गया कि उनकी गलती की वजह से उन्हें मुलाजमत से रिटायर किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जहाँ तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जब अप्लाई करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने क्वालिफ़िकेशंस, अपना एक्सपीरियंस वो सबमिट करते हैं। उसके मुताबिक हम उनकी स्क्रूटनी करते हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उनको मार्क दिए जाते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू के नतीजे में उनकी सिलेक्शन होती है। जहाँ तक ये प्रीवियस रिकॉर्ड इस तरह के सिलसिले हैं वो तो ऑब्वियसली इंटरव्यू से और सिलेक्शन से पहले अगर हमारे नोटिस में ना आए तो हमें नहीं पता चलता। अलबत्ता ये एक मुरवजा तरीक़ाकार है कि हम किसी लेवल पे भी अगर किसी पोस्ट पे सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो क्लरिकल लेवल या टेक्नीशियन लेवल का क्यों ना हो, तो जब सिलेक्शन के बाद उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन को भेजा जाता है फॉर वेरिफिकेशन। तो ऑब्वियसली अगर ये इस तरह कोई मेरे इल्म में तो नहीं था, लेकिन अगर आपने हाईलाइट किया तो ऑब्वियसली इसको परसू करेंगे। अरशद साहब, आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई तो इल्ज़ाम ये है कि सिलेक्शन कमेटी में खास निजी अस्पताल से लोग लिए गए, क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैंने आपसे पहले ही कहा कि सिलेक्शन कमेटी जो है उसका जो कंपोजिशन है वो हमारे रेगुलेशंस में मुतय्यन है। अब मैं तफसील में उसमें तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके मुताबिक मेडिकल डायरेक्टर के लिए 7 मेंबर्स हैं और हॉस्पिटल डायरेक्टर के लिए 5 मेंबर्स हैं। चूँकि आप हॉस्पिटल डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल डायरेक्टर की कंपोजिशन में ये है कि एक सीनियर प्रोफेसर उसी अस्पताल का और एक जूनियर फैकल्टी मेंबर उसी अस्पताल का, जो कि हमने एमएमसी से ही वो मेंबरान थे। फिर एक आदमी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और एक नर्सिंग की तरफ से। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी एमएमसी से था और नर्सिंग का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो शिफा इंटरनेशनल का जो है चीफ नर्सिंग ऑफिसर था, जो कि इस्लामाबाद से था। और जो कमेटी का चेयरमैन था, जो कि ले पर्सन है, वो एक प्रोफेसर साहब हैं वज़ीर मोहम्मद ख़ान, जो कि खैबर टीचिंग हस्पताल में प्रोफेसर हैं और एसोसिएट डीन हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरशद जावेद हमारे साथ मौजूद थे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं। और मुमताज़, आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी। मुमताज़, ये कहिएगा कि जिस शख्स को हॉस्पिटल डायरेक्टर बनाया गया उस पर एतराज़ात क्या लगाए गए थे? जी बिल्कुल, ये जो आप डॉक्टर गुलजार अहमद की बात कर रहे हैं उस पर तो बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। पहला इल्ज़ाम तो ये था कि उसकी जो जिस तरह से ये अरशद जावेद साहब से आपकी बात हुई तो कंपल्सरी रिटायरमेंट उसी दी गई थी और इस कंपल्सरी रिटायरमेंट के बाद उसमें ये लिखा गया था कि ये
जो हैं ये उसकी अपने फॉल्ट की वजह से उनको रिटायर किया जा रहा है। तो यहाँ जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाकायदा तौर पे जब ये खलीफा कुल नवाज हॉस्पिटल में थे तो उस वक्त वहाँ के बोर्ड ऑफ गवर्नर के एक मेंबर ने बाकायदा तौर पे इसलिए बोर्ड ऑफ गवर्नर को ये ख़त लिखकर उन्हें हटाने की सिफारिश की थी कि ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने उस वक्त के वहाँ पे के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे उनसे भी छुपाई थी। और अभी जो उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी तो जाहिर है ये तो सब कुछ पहले से पता चल चुका था। अब मौजूदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या जो सिलेक्शन कमेटी थी उनको इस बात का क्यों इल्म ना हो सका और इसके बावजूद उनकी तैनाती क्यों की गई, तो ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब देना भी रहता है। और अभी तक जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो इस पे खामोश हैं कि अगर उनकी कंपलसरी रिटायरमेंट है तो क्या वो इसके हाल हैं कि वो दोबारा एक हॉस्पिटल डायरेक्टर बन सकें और ये किसी आम पब्लिक ओहदे के लिए वो दोबारा क्वालिफाई कर भी सकें। और अगर ना भी हों तो कम से कम अगर इस किस्म के इल्जामात किसी पर आयद होते हैं तो उधर एक लंबी फहरिस्त मौजूद थी। मुमताज, इन्हीं तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए हमने नए तैनात कर्नल डॉक्टर गुलजार अहमद खान पर लगाए जाने वाले इल्जामात के बारे में उनसे राब्ता किया तो उनका इस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हमारा जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है मेडिकल डायरेक्टर की और हॉस्पिटल डायरेक्टर की, ये बिल्कुल कवायद और ज़वाबित के हिसाब से हुई है। इसमें जो भी प्रोसीजर है एमटीआई का वो पूरा किया गया है और बिल्कुल कंप्लीट फेयरनेस के साथ ये चीज़ हुई है। इधर चार्ज लेने के बाद मेरी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है। इससे पहले ना मैंने कभी चेयरमैन साहब के साथ किसी एक मतलब एक होता है ना कि कहीं एक जगह आपने सर्व किया हो, वो तो छोड़े, मेरी उनके साथ किसी भी किस्म की शनासाई नहीं थी। मुमताज, डॉक्टर गुलजार की गुफ्तगू आपने भी सुनी, ये बताइएगा कि डॉक्टर गुलजार जब बनू में थे तो उस वक्त भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक मेंबर ने उन्हें हटाने की तजवीज़ दी थी, वो क्या मामला था? वहाँ एक बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर थे और इसी किस्म का मामला उधर भी पेश आया था। जिस तरह मौजूदा बोर्ड ऑफ गवर्नर ने उनकी इस ये जो कंपलसरी रिटायरमेंट वाली बात है इस पर बात नहीं की और ना ही इस बात को मद्देनज़र रखा गया। उस वक्त जब खलीफा कुल नवाज अस्पताल में उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी तो उस वक्त भी तकरीबन ऐसा ही किया गया। तो फिर वहाँ के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब पता चला तो उसने बाकायदा तौर पे बोर्ड ऑफ गवर्नर को एक ख़त लिखा जिसमें ये कहा गया था कि चूँकि वो जो हैं वो इस ओहदे के लिए अहल इसलिए नहीं है कि उनकी कंपलसरी रिटायरमेंट हुई है और कंपलसरी रिटायरमेंट के बाद कोई पब्लिक पोस्ट के लिए इस तरह से अहल नहीं होता, तो इसलिए उनको इस ओहदे से हटा दिया जाए। बल्कि वो तो यहाँ तक वो कह के गए थे कि अगर उन्हें नहीं हटाया जाता तो फिर उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर से रिलीव समझा जाए और उनको फिर वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के मजीद मेंबर नहीं रहेंगे। मतलब उनको काफ़ी ये यकीन था कि उनकी तैनाती जो है वो कवायद के मुताबिक नहीं है। अच्छा। अब फरजाना सवाल ये है कि अगर 1 साल पहले या 2 साल पहले अगर उनकी तैनाती बनू में खिलाफ कायदा थी तो फिर मर्दान अस्पताल में वो क्यों इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? अब ये सारी ऐसी बातें हैं कि जिसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उस पर जाहिर है उसको लोग उस पर तनकीद करेंगे, क्योंकि जब एक ओहदे के लिए एक किस्म के ओहदे के लिए एक अस्पताल में वो क्वालिफाई नहीं करते तो फिर मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में वो कैसे उसने क्वालिफाई कर लिया? तो ये चीजें हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर एक जगह पर वो बंदा इस काबिल नहीं है कि उसे लगाया जाए तो दूसरी जगह पर वही बंदा काबिल कैसे हो सकता है? जी यही बात है कि अगर एक जगह पे बाकायदा तौर पे सरकारी करस्पॉन्डेंस उस पर हुई है और महकमा सेहत तो खैबर पख्तूनख्वा का एक ही है, उसके अंडर जो अगर बनू का जो हॉस्पिटल है वही मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी उसी के दायरे अख्तियार में आता है। तो ऐसी सूरत में हस्पताल महकमा सेहत की जानिब से उन पर खामोशी क्यों इख्तियार की गई और फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर को उनकी तैनाती से क्यों मना नहीं किया गया? अगर एक मुतनाज़ा शख्स है, एक मुतनाज़ा मुलाजिम है और जिस पर बोर्ड ऑफ गवर्नर के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर की जानिब से एतराज़ होता है तो दूसरे अस्पताल में तैनाती के वक्त
ऐसे इतराज़ात को सामने रखना चाहिए और एक मेकनिज़म होना चाहिए। यकीनन बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास ऐसा मेकनिज़म मौजूद होगा कि जो उसकी स्क्रूटनी करें। बाकायदा तौर पर स्क्रूटनी कमेटियाँ होती हैं इस मकसद के लिए, जो एक एक कैंडिडेट की बाकायदा तौर पर स्क्रूटनी करती हैं और जो तजर्बा वो ज़ाहिर करते हैं बिल्कुल मुमताज, देखा जाए तो महकमा सेहत में इस किस्म की बेज़ाब्तियां कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत ही मुकद्दस इदारा होता है, तमाम अफराद के लिए, एक हम सब के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद इदारा होता है, लेकिन वहाँ पर भी इस किस्म की बेज़ाब्तियां सामने आएंगी तो अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं रहेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।